हम लोगों ने हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर शुरू कर रहे हैं इमरजेंसी एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी ट्रॉमा वाले डिपार्टमेंट की आउटकम इंडिकेटर की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर टोटल 17 आउटकम इंडिकेटर होते हैं। ये कर्सर दिखाई दे रहा होगा आपको, एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के। ये हम कल पूरे रिवाइज कर चुके हैं, एक एक चीज डिस्कस कर चुके हैं, है ना। इसके आगे अपन ओपीडी का भी देखा था हमने। ओपीडी में सबसे ज्यादा आउटकम इंडिकेटर होते हैं, टोटल 30। इसके बाद में लेबर रूम का अगर अपन देखें, आज हमें लेबर रूम से शुरू करना है। तो लेबर रूम में सबसे पहले आउटकम इंडिकेटर जो होता है वो निकाला जाता है नॉर्मल डिलीवरी पर 1000 पॉपुलेशन। तो ये यहाँ से शुरू करना है था हमें। न्यूमरेटर मतलब ये, अब एक फॉर्मूले को मैंने वैसे करके देखा है, रख दिया है यहाँ पे, आप इसको देख सकते हैं। न्यूमरेटर में ऊपर की तरफ चीज आएंगी, नंबर ऑफ द नॉर्मल डिलीवरी कंडक्टेड इन मंथ। एक महीने में आपने टोटल डिलीवरी कितनी कंडक्ट करी है वो, डिवाइडेड बाय अगर टोटल पॉपुलेशन कवर करते हैं आप लोग, जितनी पॉपुलेशन को कवर करते हैं वो इंटू 1000। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये नॉर्मल डिलीवरी एज पर 1000 पॉपुलेशन आ जाएगी। फिर प्रोपोर्शन डिलीवरी डिलीवरी कंडक्टेड एट नाइट। नाइट में जो जो डिलीवरी रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक जैसे हम देख रहे हैं, तो इसके फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टोटल डिलीवरी कंडक्टेड ड्यूरिंग नाइट और डिवाइडेड बाय टोटल डिलीवरी कंडक्टेड। इसमें कोई 100 नहीं से इंटू नहीं करेंगे, ये प्रोपोर्शन है ना। तो प्रोपोर्शन में अपने को ऐसे ही केवल रेशियो निकालना है। ये मैंने कलर कोड से भी बनाया है। इस प्रकार का कलर जो है वो ये जो प्रेजेंटेशन जब मैं दूंगा तो इसमें कुछ करेक्शन भी किए हैं कई जगह पे इसमें, जैसे कल मैडम बोल रही थी कि इसमें कुछ कुछ जगह पे मिस्टेक है, तो टाइपिंग मिस्टेक है वो, तो उसकी वजह से इसको कुछ करेक्ट भी किया है। और ये कलर जो अपन ने रखा है प्रोपोर्शन के लिए, ये वाला जो है 1000 पॉपुलेशन के लिए है ब्लू। मैं अभी बताऊंगा इसको, ये ब्लू, ये 1000 से इंटू करना है, तो इसको अपन ने आगे वाले में कलर कोडेड किया है, तो वो इजी रहेगा हमारे याद करने के लिए। याद ना भी करें तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आप इसकी ये पूरा चेकलिस्ट ऐसे कैसे ही शीट लेके इसी पे भर सकते हैं, और फॉर्मूला या फिर आप जो रजिस्टर में आउटकम इंडिकेटर निकाल रहे हैं वहां पर आप इसको फॉर्मूला लिख के रख सकते हैं, है ना। तो याद करने का ऐसा कोई बहुत इशू नहीं है कि याद करना आवश्यक है। अगला क्या है, प्रोपोर्शन कॉम्प्लिकेटेड केस है, मैनेज कॉम्प्लिकेटेड केस आपने कितने मैनेज कर रहे हैं उसका प्रोपोर्शन हम निकाल रहे हैं। तो टोटल आएगा, टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेटेड केस डिलीवरी मैनेज एट द फैसिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल डिलीवरी कंडक्टेड। तो ये प्रोपोर्शन आ जाएगा, मतलब आपने कितने कॉम्प्लिकेटेड केस मैनेज करे हैं या फिर मैनेज करने के बाद मैनेज करे हैं उसके ऊपर लिखेंगे, और नीचे लिखेंगे कुल डिलीवरी विथ सी, जिसमें सी सेक्शन भी ऐड रहता है, दोनों को मिला के उसका प्रोपोर्शन निकालेंगे। अब यहाँ पर मेन चीज क्या है, एक्सक्लूड करेंगे। आपने अगर किसी को बिना मैनेज करे रिफर कर दिया है तो उसको आप अपने यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। आगे आएगा प्रोपोर्शन असाइन डिलीवरी कंडक्टेड, प्रोपोर्शन असिस्टेड काय का असिस्टेड डिलीवरी कंडक्टेड। तो आप जो भी असिस्टेड डिलीवरी करवा रहे हैं उसकी संख्या को अपन ऊपर लिखेंगे यहाँ पे, और नीचे लिखेंगे टोटल डिलीवरी को, तो वो प्रोपोर्शन आ जाएगा, ठीक है। आपको पता ही होगा कि असिस्टेड डिलीवरी किसको कहते हैं, जहाँ पे फोर्सेप या वैक्यूम एक्सट्रैक्टर का यूज करते हैं वो सब। एक्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी सेक्शन को और नॉर्मल डिलीवरी को उसमें काउंट नहीं करेंगे, वो असिस्टेड डिलीवरी में नहीं आता है, सी सेक्शन जो है असिस्टेड डिलीवरी में नहीं आएगा, ठीक है। अगला पीपीआईसीडी इंसर्शन रेट कितना है रहेगा, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ पीपीआईसीडी इंसर्टेड की जितनी करी गई है वो अपन ऊपर लिखेंगे, उसके बाद में नीचे लिखेंगे टोटल आईयूसीडी इंसर्शन इनटू 100, ठीक है। अब यहाँ पर पीपीआईसीडी इंसर्टेड अगेंस्ट द टोटल आईसीडी इंसर्टेड, पीपीआईसीडी आपने पोस्ट कितनी इंसर्ट की है वो ऊपर लिखेंगे, और टोटल आईसीडी आपने जो मंथ में इंसर्ट की गई है वो उनको नीचे लिखेंगे, इंटू 100 से आप इंटू करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर किस किस को इंक्लूड करना है वो आपको लिखा गया है, वो आप देख लीजिएगा। आप जैसे पोस्ट प्लेसेंटर इंसर्शन, प्लेसेंटा के बाहर आने के बाद में आप पीपीआईसीडी लगाते हैं वो आप यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद में 10 मिनट से लेकर 48 घंटे तक पोस्टमार्टम, मतलब डिलीवरी के पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम डिलीवरी के बाद में 10 मिनट से लेकर 48 घंटे तक अगर आप
पीपीआईसीडी इंसर्टेड करते हैं तो वो आईयूसीडी इंसर्टेड करते हैं तो वो पीपीआईसीडी में ही काउंट की जाएगी। यहाँ पे ये चीज लिखी गई है कि पीपीआईसीडी में आप किस किस को काउंट करेंगे, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ये समझाने लायक नॉर्मल चेकलिस्ट ये सामने रख के और संख्या को रजिस्टर से निकाल के और कैलकुलेट करने जैसी चीज है इसमें। तो जो एक बार जस्ट रीड कर रहे हैं और बाकी नहीं तो आगे बहुत जल्दी आगे बढ़ते जाएंगे। प्रोपोर्शन ऑफ बीपीएल डिलीवरी, बीपीएल पेशेंट कितने आए, फिर टोटल डिलीवरी ऊपर उसको ऊपर लिखेंगे, फिर डिलीवरी टोटल आपने कितनी करवाई उसको नीचे लिखेंगे तो प्रोपोर्शन आ जाएगा। फिर आगे प्रोपोर्शन ऑफ केस रेफर्ड टू ओटी, टोटल नंबर ऑफ केस आपने ओटी की तरफ कितने पेशेंट रेफर कर दिए या फिर सर्जरी कितनों को करवानी पड़ी उसको वहां भेजे वो ऊपर लिखेंगे, फिर डिलीवरी कंडक्ट कितनी करी उसको नीचे लिख देंगे। प्रोपोर्शन ऑफ द केस रेफर्ड ऑफ हायर सेंटर, हायर सेंटर आपने रेफर कितने करे हैं उसको ऊपर लिखेंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ डिलीवरी कितनी होती है आपके अस्पताल में इस महीने में उसको नीचे लिखेंगे, तो ये सारा प्रोपोर्शन में जाएगा। अब आप हर चीज पे, हर ये इसको आउटकम इंडिकेटर है, आप हर एक उस पे अपन आउटकम इंडिकेटर का यूज क्या होता है अपन हर महीने निकाल के रखते हैं इसको, फिर ग्राफ में अगर बनाएंगे तो हिस्टोग्राफ बना सकते हैं, फिर आप इसको रन चार्ट में बना सकते हैं। फिर आप इसी में जो भी आपका इंडिकेटर, जैसे आप मान लीजिए प्रोपोर्शन ऑफ केस रेफर टू ओटी बहुत ज्यादा आ रहा है कि आपके ओटी की तरफ रेफर केस ज्यादा आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो उसके ऊपर आप कोई ना कोई क्वालिटी टूल बना सकते हैं, है ना। तो ये इसका इस्तेमाल किया जाए, उपयोग इसका ये है ना। फिर प्रोपोर्शन ऑफ केस रेफर टू हायर फैसिलिटी, तो टोटल नंबर ऑफ केस रेफर टू द हायर सेंटर इंक्लूडिंग केस विद और विदाउट एनी मैनेजमेंट ऑफ इंटरवेंशन इन लेबर, मतलब आपने कोई भी इंटरवेंशन किया है या नहीं किया है, अगर रेफर किया है तो उसको आप संख्या को यहाँ पे ऐड करेंगे और टोटल डिलीवरी आपके अस्पताल में होती है उसको उससे डिवाइड करेंगे तो वो प्रोपोर्शन आपका ही आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो परसेंट ऑफ न्यूबॉर्न रिक्वायर रिसक्सिटेशन, कितने प्रतिशत बच्चों को रिसक्सिटेशन की आवश्यकता पड़ी है, ठीक है, वो उसको कैलकुलेट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यू बॉर्न रिक्वायर्ड रिसक्सिटेशन, कृपया करके अपना ये बंद कर लीजिए कैमरा। टोटल नंबर ऑफ न्यू बॉर्न रिक्वायर्ड रिसक्सिटेशन आफ्टर बर्थ इन लेबर रूम, लेबर रूम के अंदर जितने भी बच्चों को रिसक्सिटेशन करने की आवश्यकता पड़ी है उसको ऊपर लिखेंगे और उसके बाद में नीचे लिखेंगे हम टोटल लाइफ बर्थ, टोटल लाइफ बर्थ जितनी भी है उससे अपन उसको डिवाइड करेंगे तो आपका ये रेशियो आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही बोरिंग क्लास है कसम से, मतलब इतना केवल रीड करना पड़ रहा है, इसमें कुछ समझाने जैसा कुछ है ही नहीं है। टोटल नंबर ऑफ डिलीवरी केस वेयर पार्टोग्राफ फील्ड, कितने पार्टोग्राफ भरे हैं उसको आप ऊपर लिख देंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ डिलीवरी कितनी करवाई गई है वो आप नीचे यहाँ पे उससे डिवाइड कर देंगे तो उसका परसेंटेज आएगा, तो कोई मतलब का ही नहीं है, आप निकाल के रख सकते हैं आराम से। फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। एपिजियोटोमी साइट इन्फेक्शन ये छोड़ दिया मैंने। एपिजियोटोमी साइट इन्फेक्शन रेट कैसे होगा कि आपने जो भी अगर एपिजियोटोमी करी है और उसके 30 दिन के अंदर उसमें से कहीं इन्फेक्शन हो गया, उन सारे इन्फेक्शन को कि जितने भी लोगों को इन्फेक्शन हुआ है 30 दिन के अंदर उसको आप ऊपर लिखेंगे और टोटल एपिसोड में परफॉर्म आपने कितनी करी है वो यहाँ लिखेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो प्रोपोर्शन आ जाएगा, उसको कैलकुलेट करके रखना है। फिर नंबर ऑफ एडवर्स इवेंट पर थाउजेंड, अब यहाँ पे एडवर्स इवेंट मैं हर बार बोलता हूँ लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि एडवर्स इवेंट होता क्या है। तो हर एक वो चीज जो हम आप नहीं चाहते थे जिससे कोई नुकसान हो सकता था वो एडवर्स इवेंट हो सकता है, जैसे कि निडेलिस्टिक इंजुरी हो गई, न्यूबॉर्न थेफ्ट हो गया या फिर स्वैप हो गया या मदर एंड बॉर्न न्यूबॉर्न फॉल हो गए या मेडिकेशन एरर हो गया या कोई एनिमल या रोडेंट बाइट हो गया कि चूहे ने काट लिया, तो वो भी तो एडवर्स इवेंट हो गया ना। तो फिर अपन उसको क्या करेंगे, उस एडवर्स इवेंट को रोकने के लिए क्या करेंगे कि पेस्ट कंट्रोल वगैरह करवाएंगे, रोडेंट कंट्रोल करवाएंगे, है ना। तो नंबर ऑफ एडवर्स इवेंट पर थाउजेंड कैसे निकालेंगे कि जितने भी आपके एडवर्स इवेंट हुए हैं उसको ऊपर लिखेंगे और टोटल एडमिशन इन लेबर हो आपके अस्पताल में इस महीने में जितने भी एडमिशन हुए हैं उसको नीचे लिखेंगे, इंटू करेंगे 1000 से, तो ये आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ एडवर्स इवेंट पर थाउजेंड पेशेंट्स या निकाल जाएगा, ठीक है। फिर कल्चर सर्विलेंस रेट कैसा होता है, आपने मान लीजिए एक महीने में 5 कल्चर भेजे हैं तो 5 में या जो पॉजिटिव आया है उसको ऊपर लिखेंगे, उसको न्यूमरेटर में रखेंगे और उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ स्वैब सेंट फॉर द कल्चर पर मंथ उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, इंटू करेंगे 100 से, तो ये निकल जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर टोटल नंबर ऑफ द पीपीएच, प्रपोर्शन ऑफ केस ऑफ द डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन, अलग अलग कॉम्प्लिकेशन के प्रोपोर्शन कैसे
निकाल सकते हैं अपन, वो है टोटल नंबर ऑफ पीपीएच ऑफ सेप्टिसीमिया और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर और एक्लेम्सिया और पीआईएच केस मैनेज आपने कितने करे वो ऊपर लिखेंगे, उसके बाद नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी मैनेज आपने टोटल कितनी करी है ये, पर प्रपोर्शन ऑफ द इंडिविजुअल कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेटेड मैनेज एट द लेबर रूम, मतलब कि एक एक का प्रपोर्शन निकालना है। पीपीएच से कितना मैनेज किया आपने, पीपीएच कितना मैनेज किया आपने वो ऊपर लिखेंगे, फिर टोटल कॉम्प्लिकेटेड केस कैसे कितने मैनेज किए वो नीचे लिखेंगे, फिर सेफ्टी तो वो प्रोपोर्शन किसका जाएगा, पीपीएच का, फिर सेप्टिसीमिया ऊपर का न्यूमरेटर में लिखेंगे, फिर टोटल का नीचे लिखेंगे, तो वो आ जाएगा किसका, सेप्टिसीमिया केस मैनेज करने का। ठीक, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर आपने मैनेज कितने करे वो लिखेंगे न्यूमरेटर में, और टोटल कितने कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी मैनेज करी वो नीचे लिखेंगे, तो वो आ जाएगा अपना काय का, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का। इसका मतलब इस वाले का इसलिए मैंने इसको मार्क करा हुआ है कि ये प्रपोर्शन है, आपको हर एक उसका जो भी कॉम्प्लिकेटेड केस आप अपने लेबर रूम में या फिर अस्पताल में मैनेज कर रहे हैं, उसका प्रपोर्शन आपको अलग अलग निकाल के रखना पड़ेगा, इसलिए इसको मैंने मार्क करके रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर रेशनल ऑक्सीजन ऑक्सीटोसिन यूज इंडेक्स कैसे निकालते हैं, कि टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीटोसिन यूज इन द लेबर रूम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिलीवरी कंडक्ट, आपने ऊपर लिखेंगे कितने ऑक्सीटोसिन लगे और उसको डिवाइड करेंगे कैसे कि कितना आपका यहाँ पे डिलीवरी हुई है उससे। ठीक है, फिर पेशेंट सेटिस्फेक्शन स्कोर, इसके बारे में 100 बार बात कर चुके हैं, 100 बार तो नहीं करिए, 2 बार 3 बार तो बात कर ही चुके कि आपने मिनिमम 30 पेशेंट से 15 सवाल पूछेंगे, उन 15 सवालों का अगर एक व्यक्ति एक एक जवाब देता है उनके स्कोर को टोटल करेंगे, फिर पूरे 30 लोगों जिन जिन 30 लोगों से आपने सवाल पूछे थे उनके स्कोर का एवरेज निकालेंगे, तो वो फाइनल आ जाएगा अपना पेशेंट सेटिस्फेक्शन स्कोर। अगर सबको आता ही है, आप लोग बहुत वैसे भी कर ही रहे हैं, है ना, तो इसको अपने को और आगे देखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारे के सारे पूरे इंडिकेटर अपने हो गए कितने, 16 इंडिकेटर काय के हो गए लेबर रूम के। इसी प्रकार से मैटरनिटी वार्ड के इंडिकेटर है 19, और ये सारे सब नॉर्मल वैसे के वैसे ही इंडिकेटर है, इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिक मतलब आप वो सी याद करने वाला कुछ है नहीं है, 2 मिनट में बता देता हूँ। इसमें जरूर मैंने ये किया था कि ये देखिए, जैसे ग्रीन है, ग्रीन वाला जो है ये अपना मैंने यहाँ पे ही मार्क कर दिया था ग्रीन वाले को, इसमें मतलब ये परसेंट वाला है और ये इंटू 100 से करना है, इस कलर का है तो ये रेशियो वाला है, किसी चीज से इंटू नहीं करना है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब लिखा ही हुआ है, तो अपन यहीं से देख लेते हैं सीधा। अगर हम बेड ऑक्यूपेंसी रेट निकालना चाहते हैं नॉर्मल डिलीवरी वार्ड का, तो फिर हम क्या करेंगे, टोटल पेशेंट बेड डेज नॉर्मल डिलीवरी वार्ड का निकालेंगे, डिवाइड करेंगे फंक्शनल बेड इन द नॉर्मल डिलीवरी वार्ड, इनटू करेंगे नंबर ऑफ डेज से, कौन से महीने का निकाल रहे हैं उस महीने में कितने दिन होते हैं उससे इनटू करेंगे, और इस टोटल को इनटू करेंगे 100 से। ठीक है, अब पेशेंट बेड डेज कैसे निकालते हैं, ये मेन चीज सीखने की चीज है। इसको अपन ने पहले दिन भी, जैसे पिछली वाली क्लास में भी अपन ने सीखा था कि मिडनाइट हेड काउंट करते हैं, रात को हम जितने लोग हमारे यहाँ पर है उसको हेड काउंट करते हैं, और ईस्ट वो हो जाता है उस दिन का पेशेंट बेड डे, और अब आप उसको टोटल करेंगे पूरे महीने के लिए, तो वो एक जैसे पहले दिन 20 मरीज रुके, दूसरे दिन 23 मरीज रुके, तीसरे दिन 22 मरीज रुके, तो इन तीनों को टोटल कर लेंगे तो वो 3 दिन का पेशेंट बेड डेज आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम पूरे महीने का निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, मिडनाइट हेड काउंट करेंगे ईच डे का, और उसको ऐड करेंगे फॉर द मंथ फॉर ऑल पेशेंट, और हर मरीज के लिए वहां पर उसको हर 30 दिन के लिए ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम एक्सक्लूड करेंगे किसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, डे केयर वाले को नहीं करते हैं, और एक न्यूबॉर्न को नहीं करते हैं। यहाँ पर अपन ने पहले दिन जो देखा था, जो कल देखा था, है ना, तो ये न्यूमरेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, पर डे के हिसाब से, मतलब फंक्शनल बेड आपके यहाँ पर कितने हैं वो, और इनटू नंबर ऑफ डेज इन द मंथ, मतलब आपके यहाँ पर प्रतिदिन कितने कितने यहाँ पे इंटू करेंगे, मतलब ये रहा कि एक दिन कितना फंक्शनल रहा, दूसरे दिन कितना फंक्शनल रहा, ऐसा इंटू करेंगे 100 से। ठीक है, आगे बढ़े। सेम चीज, सेम फॉर्मूला, सेम यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी के लिए है, वही चीज है सी सेक्शन के लिए। टोटल पेशेंट बेड डेज इन द सी सेक्शन वार्ड, सी सेक्शन मतलब पोस्ट ऑप वार्ड में यहाँ पर, और डिवाइड बाय करेंगे अपन फंक्शनल बेड इन सी सेक्शन वार्ड, इनटू करेंगे नंबर ऑफ डेज इन द मंथ। ठीक, फिर आगे जाएगा प्रोपोर्शन ऑफ द सीवियर एनीमिया केसेस ट्रीटेड विद द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आपने
कितने केस को, कितने प्रतिशत तो नहीं बोलेंगे इसको, कितने प्रोपोर्शन में केस को आपने एनीमिया के केस को ट्रीट किया है विथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो यहाँ पर अपने सीधा यहाँ फॉर्मूला लिख दिया। ये जो फॉर्मूला है इसको, ये थोड़ा उल्टा सीधा लिखा हुआ है, ये समझ में बहुत थोड़ा मुश्किल लग रहा था, इसलिए मैंने इसको इस प्रकार से लिखा है। अगर मेरे से पॉसिबल हुआ तो ये पूरे सारे के सारे फॉर्मूले ऐसे इसे लिख के और फिर मैं आपको ये चेकलिस्ट, ये एक्सेल शीट सर्कुलेट कर दूंगा। अच्छा, एक चीज और मैंने बोलना चाह रहा था, जो हम ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे, मैंने कल भी बोला था कि सीएससी का आउटकम इंडिकेटर अलग है, डीएच का अलग है, मेडिकल कॉलेज का अलग है, पीएससी का अलग है। वो सारे आपको स्वयं को डाउनलोड करना है, मैंने एड्रेस भी बता दिया था, एनएचएसआरसी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो मैं अपन डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉइंट अपने आते हैं डीएच वाले में, इसलिए हम डीएच वाले को इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वुमेन प्रोवाइडेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कितने महिलाओं को आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया, डिवाइड करेंगे कैसे, टोटल नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, आपके हॉस्पिटल में कितनी महिलाएं एडमिट हुई। सेम चीज आ जाएगा क्या, यहाँ पर प्रोपोर्शन ऑफ केस ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी ऑफ कॉम्प्लिकेशन, हाई रिस्क प्रेगनेंसी आपने कितनी कितने प्रतिशत या कितने प्रोपोर्शन में मैनेज की है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनता है हमारा, टोटल नंबर ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी केस मैनेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केस एडमिट। आपके यहाँ पे मान लो 20 केस आपने एक महीने में मैनेज करे कॉम्प्लिकेटेड वाले, डिवाइड करे 100 डिलीवरी करेंगे तो डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। सेम चीज रिफर रेट क्या होएगा, अब ये सिंपल वाला फॉर्मूला जाएगा, टोटल नंबर ऑफ केस रिफर्ड, कितने केस रिफर करें डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आपके पास में कितने एडमिशन आए इनटू करेंगे 100 से। आगे बेड टर्नओवर रेट क्या होता है, ये थोड़ा सा समझने लायक है। बेड टर्नओवर रेट क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ डिस्चार्ज, आपके यहाँ पे टोटल डिस्चार्ज कितने हुए हैं, जैसे उसमें सब चीजें इंक्लूड रहेगी, नॉर्मल डिस्चार्ज होगा, लामा रहेगा, रिफर हुआ होगा, एब्सकॉन्ड हुआ होगा, डेथ हुआ होगा, सारे के सारे जितना भी हुआ है सब कुछ आप इंक्लूड करेंगे टोटल नंबर ऑफ डिस्चार्ज में, और उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ बेड अवेलेबल इन द मैटरनिटी वार्ड, आपके यहाँ पर कितने बेड अवेलेबल है उससे डिवाइड करेंगे तो आपका बेड टर्नओवर रेट आ जाएगा। ये थोड़ा समझने में मुश्किल होता है इसलिए अलग मार्क करके रखा है मैंने। अगर इतना ये सारा डिस्कस करने के बाद अगर किसी को कोई नई चीज नहीं समझ में आए तो आप मुझे मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है, कि आपने को यदि कोई भी फॉर्मूले में दिक्कत आ रहा है कि कहाँ पर क्या ऐड करना है क्या ऐड नहीं करना है, तो उस वो आप कभी भी मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक, और आगे बढ़ते हैं, फिर डिस्चार्ज रेट क्या होता है, डिस्चार्ज रेट कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द मैटरनिटी वार्ड, इसमें हम लामा और एब्सकॉन्ड को और डेथ को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हम रेट निकाल रहे हैं डिस्चार्ज का। डिवाइड करेंगे हम इसको टोटल नंबर ऑफ ऑप्स में ऑप्स केस एडमिटेड, टोटल कितने एडमिट करे उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लामा को, एब्सकॉन्ड को और डेथ को इंक्लूड नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ ड्रग स्टॉक आउट इन वार्ड, ड्रग स्टॉक आउट ये हमेशा जब भी मैं जाता हूँ सब जगह, अब तो आप लोगों को काफी कुछ समझ में आने लग गया होगा, पहले अपने को नहीं पता होता था कि स्टॉक आउट डेज हम कैसे कैलकुलेट रखते करते हैं। तो अपन एग्जांपल लेके देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 दवाइयां लिखी है, ये दवाई नहीं लिखी है लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए ये 4 प्रकार की दवाइयां लिखी है, इसी के सामने हम लिखेंगे हर महीने के लिए, मैं ये पहली वाली दवाई अगर 3 दिन के लिए स्टॉक आउट होती है 3 लिखेंगे, दूसरी वाली यहाँ पर 2 दिन के लिए स्टॉक आउट तो यहाँ 2 लिखेंगे, फिर आप उसको एक के बाद एक ऐड करते जाएंगे, है ना। जब आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो वो सारे का सारा जाएगा अपना टोटल स्टॉक आउट डेज आ जाएगा। ये वन स्टॉक आउट डेज मींस वन ड्रग नॉट अवेलेबल इन द वार्ड फॉर 1 डे, मतलब एक स्टॉक आउट डे किसको कहते हैं आप, एक दवाई अगर एक दिन के लिए हमारे वार्ड में उपलब्ध नहीं है तो वो उसके लिए एक स्टॉक आउट डे हो जाएगा। ऐसे ही आप सारी दवाइयां, एक आप दवाइयां या फिर जो जो कम्युनिटी आप यूज करते हैं आपके वार्ड में, उन सब की एक लिस्ट बनाएंगे, एक के नीचे एक लिखेंगे, उसमें से जितनी भी आपके पास में जितने दिन उपलब्ध नहीं हुई, जैसे ये पहली वाली 2 दिन नहीं हुई, 3 दिन, दूसरी वाली 3 दिन नहीं हुई, तीसरी वाली पूरे टाइम उपलब्ध रही, ये सारी उपलब्ध रही एक के बाद एक, तो हमारे टोटल बेड ये क्या हो जाएगा, स्टॉक आउट डेज क्या हो जाएंगे, पहली को और दूसरे को टोटल कर देंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा, तो है ना। तो अब ये एक बार और आखिरी बार रीड कर लेते हैं, टोटल स्टॉक आउट डेज, स्टॉक आउट इवेंट
of the essential drug added for the month, including list of the commodities, excluding stock out of the strike out of the other drugs. अब वन स्टॉक आउट ड्रेथ के उसको कहते हैं कि एक दवाई अगर एक दिन उपलब्ध नहीं रही तो उसको एक स्टॉक आउट ड्रग में माना जाए, डे माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेज लेंथ ऑफ स्टे नॉर्मल डिलीवरी वार्ड का अगर हम निकालना चाहते हैं तो क्या आएगा, टोटल पेशेंट सेंसस ऑफ द ईच डे एडेड बाय द मंथ ऑफ द नॉर्मल डिलीवरी पेशेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द मंथ फॉर द नॉर्मल डिलीवरी केस। इंक्लूड करेंगे हम इसमें लामा, डेथ, रिफर, एब्सकॉन्ड, सब कुछ को इंक्लूड कर देंगे। जैसे कैसे निकालेंगे, ऑल पेशेंट बेड डेज गिन लेंगे हम। एक पेशेंट बेड डे हमने कैसे गिना था, ऊपर देखेंगे, मिडनाइट सेंसस करेंगे और उसको हर महीने, पूरे महीने के लिए 30 दिन तक हर दिन मिडनाइट सेंसस करेंगे, रात को गिनेंगे कि हमारे अस्पताल में कितने लोग भर्ती हैं या रुके हुए हैं, तो उन सबको गिनेंगे, अगले दिन फिर गिनेंगे, फिर अगले दिन फिर गिनेंगे, सबको जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा ऑल पेशेंट बेड डेज आ जाएगा, टोटल बेड डेज। फिर डिवाइड उसको कैसे कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ नॉर्मल डिलीवरी पेशेंट, इंक्लूड करेंगे लामा, एब्सकॉन, डेथ, सब कुछ को टोटल करके डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये न्यू बॉर्न ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर कैसे निकालते हैं, न्यू बॉर्न ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ अपन निकाल रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ न्यू बॉर्न ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऊपर लिखेंगे और टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ से डिवाइड करेंगे, इनटू 100 करेंगे, तो ये आपका परसेंट आ जाएगा, कितने प्रतिशत बच्चों को आप 1 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग कर इनिशिएट करवा रहे हैं, उसका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, मैटरनल डेथ पर 1000 डिलीवरी वो कैसे निकालेंगे, तो इंक्लूड हम यहाँ पे क्या करेंगे वो आप ध्यान से देख लीजिए एक बार। प्रेग्नेंट और विद इन 42 डेज ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी इररिस्पेक्टिव टू द ड्यूरेशन ऑफ साइट ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब आप इसमें किस 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 को डेथ इंक्लूड करेंगे, जितने भी मैटरनल डेथ हो रही है, जो भी प्रेग्नेंट महिलाओं की डेथ हो रही है या फिर एबॉर्शन के 42 दिन के अंदर अगर उसकी डेथ हो गई है, तो उन सारे डेथ को आप संख्या को इंक्लूड करेंगे और न्यूमरेटर में लिखेंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ मैटरनल डेथ ऑकर्ड इन द हॉस्पिटल। हमारे हॉस्पिटल में मैटरनल डेथ टोटल कितनी हो रही है उसको यहाँ लिखेंगे और उसमें इंक्लूड किस किस को करेंगे, इन सब चीजों को इंक्लूड करेंगे कि प्रेग्नेंट महिला होगी तो और उसकी डेथ हुई उसको इंक्लूड कर लेंगे, या टर्मिनेशन हो गया होगा या एबॉर्शन वगैरह करवाया होगा, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो गई होगी, उसके 42 दिन के अंदर अगर किसी कारणवश डेथ हो गई है तो उसको भी हम मैटरनल डेथ में ऐड करेंगे। इसके बाद में उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ केसेस एडमिटेड, है ना, इनटू करेंगे 1000 से। अब यहाँ पे मेन चीज ये है, एक्सक्लूड किसको करेंगे, इस फॉर्मूले में हम किस चीज को नहीं लेंगे, मैटरनल डेथ ड्यू टू एनी अदर एक्सीडेंट, मान लीजिए एक्सीडेंट से हुआ या और किसी कारण से हुआ डेथ, तो उसको हम हमारी इसमें मैटरनल डेथ में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ 1000 नंबर ऑफ एडवर्स इवेंट पर 1000 पेशेंट, अभी हमने देखा था पहले जैसे अलग अलग एडवर्स इवेंट होते हैं उनको काउंट करते हैं हम, काउंट करने के बाद में उसको डिवाइड करते हैं कैसे, टोटल नंबर ऑफ एडमिशन से इंटू करते हैं 1000 से। ठीक है, तो और क्या क्या हो सकते हैं एडवर्स इवेंट, निडिलिस्टिक इंजुरी हो सकती है, न्यूबॉर्न थीफ हो सकती है, स्वीप मदर, न्यूबॉर्न फॉल, मेडिकेशन एरर, एनिमल रोडेंट बाइट, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो जो सेम संबंधित वार्ड के इंचार्ज हैं वो अपने अपने चेकलिस्ट को देख लें कि ज्यादा से ज्यादा 18-19 सबसे ज्यादा ओपीडी में आउट वो है अपने ये इसके पॉइंट कि ये आउटकम इंडिकेटर के पॉइंट सबसे ज्यादा अपने ओपीडी में मिलेंगे 30, उसके बाद बाकी सब में एवरेज 15 से 20, 19-20 तक आपको आउटकम इंडिकेटर मिलेंगे, है ना। तो एक व्यक्ति को ये 15-20 चीजें भरनी होती है हर महीने, एक दिन महीने में एक बार। अब अपन आगे बढ़ते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ द मदर गिवन पोस्टपार्टल काउंसलिंग, कितने प्रतिशत महिलाओं को आपने पोस्टपार्टल काउंसलिंग दी, इसका रेशियो हम निकालने वाले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मदर काउंसल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिलीवरी, इसमें सी सेक्शन और ये सारे जब सब चीजें आ जाएंगी टोटल, है ना। ये सिंपल है फॉर्मूला, आप देख ही सकते हैं, इसको समझाने का कोई इशू है नहीं है। टाइम टेकन फॉर द इनिशियल असेसमेंट, ये कैसे निकालते कि पेशेंट आया हमारे वार्ड में, पेशेंट हमारे वार्ड के अंदर जैसे ही एंटर करा और वहां से लेके टाइम शुरू करेंगे
और जब आपका डॉक्टर आके, चिकित्सक आके उसको पहला असेसमेंट कर लेगा, तब तक के काउंट समय को एवरेज निकालेंगे। कितने कितने का सैंपल बेस पे होगा, सबका तो निकाल नहीं सकते, तो इसको सैंपल बेस पे करेंगे। या तो 5% पे लोगों का कर लो, या फिर प्रतिदिन एक का कर लो, तो महीने में 30 का मिनिमम हमें सैंपल करना है। ठीक है। और तो ये टाइम टेकन इनिशियल असेसमेंट में हमारा क्या लग रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये इन सब आउटकम इंडिकेटर निकालने का फायदा क्या होता है? अब यहाँ पर या मान लो अगर हम नॉर्मली 2-3 मिनट और लग रहा है हमारा टाइम, इसको इनिशियल असेसमेंट में 2-3 मिनट का समय हर महीने आ रहा था, और किसी एक महीने आपने निकाला और वो 1 घंटे आने लग गया, इसका मतलब क्या है कि डॉक्टर साहब जो है इनिशियल असेसमेंट करने के और कहीं शिफ्ट हो गए, मतलब हेडक्वार्टर पे नहीं रह रहे, बाद 1 घंटे बाद असेसमेंट कर रहे हैं, है ना? ऐसे करके उसको काम, ये मेरा केवल जस्ट मजाक कर रहा था, इसलिए कि ये काउंट, इसको आउटकम इंडिकेटर निकालने का फायदा क्या होता है, उसको कैसे क्या क्यों निकाला जाता है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लामा रेट के पे आते हैं। लामा रेट कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ द पेशेंट लीव अगेंस्ट द लामा, कितने पेशेंट हुए वो ऊपर लिखेंगे, उसके बाद में टोटल एडमिशन नीचे लिखेंगे, इनटू करेंगे 100 से, तो ये हमारा आ जाएगा टोटल लामा रेट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पेशेंट सेटिस्फेक्शन स्कोर कैसे निकालेंगे? पेशेंट सेटिस्फेक्शन स्कोर के बारे में अपन पहले ही काफी कुछ चर्चा कर चुके हैं। 1 सेकंड में होल्ड पे करूंगा, 1 सेकंड वेट करिएगा। पेशेंट सेटिस्फेक्शन के ऊपर हम लोग काफी कुछ चर्चाएं कर ही चुके हैं, तो पेशेंट सेटिस्फेक्शन स्कोर हम अब नहीं देखेंगे। आगे, प्रोपोर्शन ऑफ द जेएसवाई, प्रोपोर्शन ऑफ जेएसवाई पेमेंट डन विद इन द स्टे। हमारे यहाँ पर अगर महिला भर्ती है और उसके डिस्चार्ज होने से पहले पहले पेमेंट कितने महिलाओं का हो गया वो हम यहाँ लिखेंगे, और टोटल डिलीवरी कितनी करवा रही है उससे डिवाइड करेंगे, तो आपका प्रोपोर्शन आ जाएगा जेएसवाई पेमेंट डन विद इन स्टे, विद इन स्टे ऑफ द मदर एट द फैसिलिटी। ठीक है। आखिरी, प्रोपोर्शन ऑफ द मदर गिवन ड्रॉप बैक फैसिलिटी, ये अपन पहले भी देख चुके हैं, ओपीडी वाले उसमें देख चुके हैं कि कितने प्रतिशत महिलाओं को हम वापस छोड़ने के लिए का प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पर हमारे वाहन से 100 अपर एम्बुलेंस से कितनी महिलाओं को आपने घर छोड़ा वो ऊपर लिखेंगे, और नीचे यहाँ पर डिवाइड करेंगे उससे क्या, कितने से, कि आपके टोटल डिलीवरी जितनी भी हो रही है उसको उससे डिवाइड करेंगे। ठीक। तो यहाँ ये अपना जाएगा प्रोपोर्शन ऑफ द मदर गिवन ड्रॉप बैक फैसिलिटी। सेम चीज अब आते हैं एनआरसी पे। एनआरसी में 18 टोटल हमारे पास आउटकम इंडिकेटर है। ठीक। इसमें सारे के सारे पॉइंट बहुत सेम के सेम है। टोटल एडमिशन कैसे निकालेंगे? तो टोटल एडमिशन में नंबर लिखना है सिंपल गिन के। बेड ऑक्यूपेंसी रेट कैसे निकालेंगे? तो अपन पहले भी देख चुके हैं कि टोटल बेड डेज को जो है मिडनाइट हेड काउंट से टोटल करेंगे, टोटल बेड डेज करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल बेड एट द डे इन द मंथ। मतलब इसमें क्या ले आ रहा है, तो कि आपके एक महीने में फंक्शनल बेड कितने थे, तो इसमें क्या आएगा, इनटू होगा 100% किसी डे इन द मंथ से। तो टोटल पेशेंट बेड डेज करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे फंक्शनल बेड डेज इन इन एनआरसी इनटू डे इन द मंथ। फरवरी के लिए 29 और दिसंबर के लिए 31, इस प्रकार से, है ना, इनटू आ जाएगा 100। तो मुझे यहाँ तक लगता है कि ये फॉर्मूला रटने से केवल या समझाने पढ़ने से और कुछ बहुत ज्यादा अंतर आएगा नहीं। एक दो चीजें जो समझानी थी मेरे हिसाब से काफी कुछ समझा चुका हूँ। अगर इसमें कोई डाउट हो किसी को तो वो पूछ लीजिए, या फिर उनके संबंधित डिपार्टमेंट कोई विशेष अगर चाहता है कि उनके आउटकम इंडिकेटर में पढ़ाऊं, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उसी के एग्जैक्टली आउटकम इंडिकेटर पढ़वाऊंगा। क्योंकि ये सिंपल है, फॉर्मूला है, यहाँ पर न्यूमरेटर लिखा है, डिनोमिनेटर लिखा है, क्या लेना है क्या नहीं लिखा है, क्या नहीं लेना है, ये खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप बताएं, आप चाहते हैं कोई व्यक्ति अपना कि किसी के वार्ड का खास एक्सप्लेन किया जाए? क्योंकि मेरा हेलो विचार ये है कि यहाँ तक पढ़ाना इसको आउटकम इंडिकेटर की चेकलिस्ट को सफिशिएंट है। हेलो हेलो हाँ जी, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर, आप थोड़ा जनरल वार्ड का आउटकम बता देंगे प्लीज? आप जनरल वार्ड में आएगा अपना आईपीडी, हाँ जी जी आईपीडी आ जाएगा, है ना? जी सर। तो ये आईपीडी अपन निकाल लेते हैं।
ये आईपीडी आ गया। आईपीडी में आपको क्या क्या कितने निकालना होता है देख लेते हैं। 11 आउटकम इंडिकेटर है टोटल, है ना। पहला क्या आ गया, टोटल पेशेंट बेड डेज। टोटल पेशेंट बेड डेज कैसे निकालते हैं अपन लोग, जब भी ये देख रहे हैं मिड नाइट को हेड काउंट करेंगे, उसको प्रतिदिन का मान लीजिए, एक दिन में कितने पेशेंट एडमिट थे उसको देखेंगे, दूसरे दिन में कितने थे उसको देखेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, तो टोटल वो आ जाएगा। अ, तो ये आ जाएगा पेशेंट बेड डेज हमारा, पहले दिन का आ जाएगा। फिर उसके बाद में डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द फंक्शनल बेड इन द मेडिकल वार्ड एंड डे इन द मंथ। मतलब सेम चीज है, टोटल पेशेंट बेड डेज डिवाइड करेंगे फंक्शनल बेड, इंटू करेंगे नंबर ऑफ मंथ, एक महीने में कितने दिन है वो, इंटू 100। सेम तो है। ये इसके आगे लिखा नहीं है कि क्या होना चाहिए, वो होना यहाँ पर होना चाहिए बेड ऑक्यूपेंसी रेट, ये वो निकालना चाह रहे हैं हम। फिर सेकंड देखते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है इसके, इनके इसमें ये गड़बड़ है थोड़ा सा। बेड ऑक्यूपेंसी रेट फॉर द सर्जिकल वार्ड हम निकालना चाह रहे हैं। पहला ये क्वालिटी इंडिकेटर, बेड ऑक्यूपेंसी रेट निकाल रहे हैं मेडिकल वार्ड का, तो मेडिकल वार्ड में टोटल पेशेंट बेड डेज निकालेंगे, मिडनाइट हेड काउंट ऑफ द ईच डे, और उसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ द, ये फॉर्मूले से ही देखेंगे अपन कैसे, नीचे कितने आपके फंक्शनल बेड है, इनटू टोटल दिन आपके महीने में कितने पाए जाते हैं, वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, आपके टोटल पेशेंट बेड डेज कितने हैं, इनटू कर देंगे 100 से। फिर सेकंड बेड ऑक्यूपेंसी रेट आ जाएगा सर्जिकल वार्ड का, जैसा आपका मेडिकल वार्ड का था वैसे का वैसे ही सर्जिकल वार्ड का जाएगा। फिर आ जाएगा रेफर रेट। रेफर रेट कैसे निकालेंगे आप, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट रिफर्ड फ्रॉम द आईपीडी। आईपीडी से आप लोगों ने कितने पेशेंट रिफर करें वो आप न्यूमरेटर में रखो, और डिनोमिनेटर में रखो टोटल हमारे पास आईपीडी पेशेंट कितने, आईपीडी में मतलब टोटल पेशेंट एडमिट कितने करे हैं, उसको आप डिनोमिनेटर में रख लो, इंटू कर दो 100 से। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, लामा को और एब्सकॉन्ड को इंक्लूड नहीं करना है। फिर आगे बढ़ते हैं, बेड टर्नओवर रेट आप निकाल रहे हैं, पहले भी देखा था, अभी उसमें लेबर रूम वाले, उसमें सॉरी मेटर्निटी वार्ड वाले में देखना था कि बेड बेड टर्नओवर रेट कैसे निकाल रहे थे, टोटल नंबर ऑफ डिस्चार्ज जिसमें हम सब चीज निकालेंगे, ऐड करेंगे, लामा को भी, रिफर को भी, एब्सकॉन्ड को भी और डेथ को भी, सबको आप ऐड कर लेंगे, और उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल इन आईपीडी। इसमें इंटू काय से भी नहीं करेंगे, ठीक है, तो इससे निकल जाएगा। फिर डिस्चार्ज रेट कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिस्चार्ज लेंगे अकेला, लामा और रिफर और एब्सकॉन्ड और डेथ, इन सबको इंक्लूड करेंगे, और तो नहीं नहीं, यहाँ पर एक्सक्लूड होना चाहिए, गड़बड़ है। और अभी पिछले वाले फॉर्मूले से मिला के इसको कंफर्म करके आपको सेंड कर दूंगा, मैं इसको एक बार पूरा पढ़ के करेक्ट करके मैं आपको सेंड कर दूंगा। यहाँ पर इंक्लूड लामा करते हैं और डिस्चार्ज रेट में इंक्लूड नहीं करते हैं, यहाँ पे एक्सक्लूड करते हैं लामा रेफर को, मुझे जहां तक लगता है, एक बार चेक करना चाहूंगा, मैं चेक करके आपको सेंड कर दूंगा। और टोटल एडमिशन इन आईपीडी से डिवाइड कर देंगे तो डिस्चार्ज रेट आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ ड्रग स्टॉक आउट डेज इन द वार्ड, ये अपन कैसे निकालते हैं वो आपने देख ही लिया, स्टॉक आउट ऑकर इन द एसेंशियल कमोडिटी ईच डेज एडेड फॉर द मंथ, इंक्लूड करेंगे लिस्ट ऑफ कमोडिटी और एक्सक्लूड करेंगे स्टैक आउट एट द ऑफ द एनी अदर ड्रग्स। किसी अन्य दवाई से आपने अगर उसको रिप्लेस किया है तो उसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे, अगर आप एक की जगह पे दूसरा यूज करने लग गए तो उसको आप आउट स्टॉक आउट में नहीं आप जोड़िएगा। फिर उसको डिवाइड कैसे करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज इन एंड डे इन द मंथ, तो कुल आपके पास में कितने दवाइयां उपलब्ध होती उपयोग होती हैं, इनटू महीने में कितने दिन है उससे डिवाइड करेंगे, ये फॉर्मूला बन जाता है। सामने देख लीजिए, इसको समझ में जाएगा, नंबर ऑफ स्टॉक आउट डेज फॉर द एसेंशियल कमोडिटी, कितनी दवाइयां आपके यहाँ पर कितने दिन तक अनुपलब्ध रही, उपलब्ध नहीं रही, वो लिखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ कमोडिटी से आप कितनी दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं उससे, और उसको इंटू करेंगे नंबर ऑफ डेज से, और टोटल को इंटू करेंगे 100 से। ये पहले भी देख चुके हैं। एवरेज लेंथ ऑफ स्टे अपन पहले भी निकाल चुके हैं, अभी आपने मैटरनिटी वार्ड में देखा होगा, नहीं तो इसी वीडियो को वापस से रिपीट करके देख लेना। टोटल पेशेंट बेड डेज को कैसे, मिडनाइट काउंट है उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, और टोटल नंबर ऑफ डिस्चार्ज आप डिनोमिनेटर में रखेंगे, तो ये आपका एवरेज लेंथ ऑफ स्टे आ जाएगा। ठीक,
आगे एवरेज लेंथ ऑफ स्टे ऑफ सर्जिकल वार्ड, ये मेडिकल वार्ड का है, ये सर्जिकल वार्ड का जाएगा। टाइम टेकन फॉर इनिशियल असेसमेंट, इनिशियल असेसमेंट में कितना समय लग रहा है उसको निकालने के लिए, ये सैंपल बेस पे होगा। ये अपना प्रोसेस मैप वाला वो टाइम स्टडी, वो टाइम मोशन स्टडी होता है, उससे करेंगे। जैसा अपन टाइम टेकन फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द पेशेंट एंटर इन द आईपीडी, द मूवमेंट ऑफ द पेशेंट असेसमेंट डन बाय मेडिकल ऑफिसर, मतलब हमारे पेशेंट को अंदर वार्ड के अंदर आने से उसके पहले असेसमेंट शुरू होने तक के समय को क्या कहते हैं और कैसे निकालते हैं हम ये। जैसे पेशेंट एंटर हुआ उसके बाद में सैंपल बेस पे लेंगे, एक महीने में रोज एक करके देख लो तो महीने के 30 आ जाएंगे, या फिर टोटल एडमिशन का 5% करके देख लो। ठीक है। लामा रेट कैसे निकालेंगे, दो और बचे। लामा रेट कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ द पेशेंट लेफ्ट अगेंस्ट द मेडिकल, जितने लामा हुए वो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एडमिशन इनटू 100। पेशेंट सेटिस्फेक्शन स्कोर कैसे निकालेंगे, इसके बारे में पहली बात कर चुकी है। तो मेरे हिसाब से समझ में आया आपको, जिनने कहा था आईपीडी के लिए, जनरल वार्ड के लिए। जी सर, थैंक यू सर। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? नहीं 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 सर, नहीं है। बस सेम पॉइंट, ऑलमोस्ट सेम ही है, बस लगभग हम। सारे पॉइंट सेम है, इसमें एक आधी जगह अंतर आएगा मेरे हिसाब से। ब्लड बैंक में अलग आएंगे कुछ कुछ पॉइंट, और लैब में कुछ कुछ पॉइंट अलग आएंगे। इसके अलावा बाकी सारे वार्डों में ना, जो पीडिया वार्ड है और इन सब में लगभग लगभग ऐसे पॉइंट सेम आएंगे, एक बार आप पढ़ के देखेंगे ना। और बहुत, मैंने देखिए 50% तो आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको केवल समझाना मेरा मकसद है, अब मैं इसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ये सीधा समझ में आ रहा है मुझे। जो बताना था मैं बता चुका हूँ कि ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर का न्यूमरेटर मतलब जो आप फॉर्मूला में ऊपर रखते हैं वो, फिर ये डिनोमिनेटर जो फॉर्मूला में नीचे रखते हैं वो। अब उसको इंटू करना है 100 से करना है या 1000 से करना है या इंटू नहीं करना है, वो आपको इसमें सामने लिखा हुआ दिख जाएगा। इसको कब कब करना है ये आपको दिख जाएगा। फ्रीक्वेंसी उसकी समझ में आ जाएगी कि महीने में करना है, 3 महीने में करना है, 6 महीने करना है, 7 महीने में करना है। फिर सोर्स ऑफ डाटा क्या रहेगा, कहाँ से आपको डाटा मिलेगा वो भी लिखा हुआ है, उसका यूटिलाइजेशन क्या है ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ना एक जगह इशू आएगा, जो जनरल एडमिन वाली रहेगी प्रॉब्लम, जनरल एडमिन के वाले उसमें इंडिकेटर काफी कुछ अलग रहेंगे। ऑक्सिलरी मर्च्योरिटी मर्च्योरी, इनमें कुछ इंडिकेटर अलग रहेंगे। ये जनरल एडमिन है ना, इसके में पूरे अस्पताल के इंडिकेटर रहेंगे, है ना, तो इसमें बहुत सारे रहेंगे। और ये सब अलग, थोड़े से डिफरेंट आ जाएंगे मेरे हिसाब से। फिर ऑक्सिलरी सर्विसेज के इंडिकेटर अलग रहेंगे। फिर फार्मेसी के तो सब नॉर्मल वैसे, ये भी ये हाँ ये भी थोड़े से अलग रहेंगे, है ना। तो एक बार आप मेरे हिसाब से देखिए, जो मुझे समझाना चाह रहा था मैं वो समझा चुका हूँ, इसमें और कुछ डाउट है नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इसमें और कुछ समझने वाली चीज है, तो मेरी तरफ से सफिशियंट है। अब अपन इसमें आउटकम इंडिकेटर में और कुछ नहीं समझाना चाहता हूं मैं, और अगर कुछ लगेगा तो मैं बीच में किसी क्लास में, अगर मैंने इसको पढ़ लूंगा और अगर कहीं कुछ लगेगा तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। और मेरे को अगर कुछ लगा तो मैं कभी भी बीच में डिस्कस करके बता दूंगा। अगली क्लास जो रहेगी वो हमारी एसओपी पे रहेगी, वो आज रात को 9 बजे रहेगी। एसओपी मैं पढ़ाऊंगा, एसओपी अभी कन्वर्ट भी हो गई है, अगर एक आध मेरे को मिल जाएगी आज, मैं एक डिस्कस करूंगा, एक एसओपी डिस्कस करके ही अपन उसको क्लोज करेंगे। एसओपी के बाद में अपन एक अगली क्लास मतलब जो कल शाम को 9 बजे लेंगे वो रहेगी जनरल क्वेश्चन आंसर की। आपको जनरली जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे अपन एक जगह लिखेंगे, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग प्रेजेंटेशन में है, सबको कंपाइल करके एक एक क्वेश्चन और एवं उसका एक ऑथेंटिकेटेड जवाब अपन वो उस पे क्लास रखेंगे। फिर अपन एक टेस्ट लेंगे लोगों का। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं यहीं पर क्लोज करना चाहता हूँ मेरी तरफ से। बाकी अगर यदि किसी को सवाल पूछना है तो पूछ सकता है। पूछना है किसी को कुछ? जी सर। हाँ पूछिए। सर वो केपीआई के बारे में थोड़ा सा, और वो मतलब मेरे को ये आउटकम इंडिकेटर वो तो सेम ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंट समझा दीजिए सर। कोई डिफरेंस की आवश्यकता नहीं है। केपीआई होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, मतलब आप जो कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसको देखने के लिए जो इंडिकेटर निकाले जाते हैं होते हैं केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। और आप बोर्ड में काम करने के बाद में जो आपका आउटकम निकल के आ रहा है, मतलब आपके कितने मरीज, आप कहाँ काम करते हैं, अस्पताल में, तो आपके जी। मरीज कितने स्वस्थ होके जा रहे हैं, कितने खुश खुश होके जा रहे हैं, कितने बिना इन्फेक्शन के जा रहे हैं, वो आपका आउटकम हुआ।
तो आउटकम देखने के लिए यदि हम इंडिकेटर को देख रहे हैं, कोई इंडिकेटर निकाल रहे हैं, तो वो आपके आउटकम इंडिकेटर हो जाते हैं। और आपका परफॉर्मेंस, आपकी काम करने की दक्षता को देखने के लिए यदि आप कोई इंडिकेटर चेक कर रहे हैं, तो वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में आ जाएगा। दोनों के फॉर्मूले सामने हैं और दोनों को कैलकुलेट अपने को हर महीने करना है जी सर। है ना? जी। और कुछ डाउट है आपको? नो सर। ठीक है, थैंक ठीक, यू। थैंक यू और सर। किसी को कुछ पूछना है? यदि किसी और को और कुछ पूछना हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल मीटिंग को लेफ्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से भी क्लोज कर दूंगा। और अगली क्लास रहेगी आज रात को 9 बजे। ये वीडियो जरूर 2-3 दिन बाद अपलोड होगा, थोड़ा टाइम ले लेके मैं अपलोड करूंगा आपको। सारे के सारे मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा वीडियो। ये वीडियो थोड़े दिन बाद अपलोड हो जाएगा। आपको ये फॉर्मूला की ये जो प्रेजेंटेशन है, वो मैं आपको इसको करेक्ट करने के बाद, इसमें कुछ कुछ जगह पे गड़बड़ लग रही है मेरे को थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद में, और फिर मैं आपको ये कलरफुल जो जो मार्क करके, इंपॉर्टेंट वाले मार्क करके फिर आपको सब सेंड कर दूंगा, ठीक है? तो आज रात को पढ़ते हैं अपन एसओपी, और कल फिर अपन क्वेश्चन आंसर वाले में देखेंगे। अगर आपने को कोई सवाल नहीं पूछना है तो आप लेफ्ट कर दीजिए। धन्यवाद।